Dear students, this is English ABC and here I am with my English classes and in today's video I am going to tell you something about narration। और narration के बारे में आज की वीडियो में मैं जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ तो मेरा पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास है मेरा कि अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आप कुछ ना कुछ मन में ठान लेंगे और ठानेंगे यह कि नरेशन को पूरी तरह सीखना है। नरेशन को सीखे बिना काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, आप स्टूडेंट हों, अगर नरेशन की जानकारी नहीं है, आप अंग्रेज़ी बोलते हैं या फिर आप अंग्रेज़ी लिखते हैं, तो वैसे में आपसे कभी कभी ऐसा ब्लंडर होगा जिसको देखकर या तो सामने वाला आप पर हंसेगा या फिर हो सकता है कि उसको गुस्सा भी आ जाए। तो इसीलिए आप इस पूरी वीडियो को देखिए और निश्चित रूप से एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि मुझे पक्का भरोसा है कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो नरेशन को सीखे बिना अच्छी तरह आप दम नहीं लेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। चलिए, यह रहा एग्जाम्पल आपके सामने। दशरथ ने राम से कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। और यह बात सबको पता है, जानी हुई बात है। कभी प्रसंगवश ऐसी बात हो सकता है दशरथ जी के मुंह से निकले, लेकिन अगर हम इसका अनुवाद अंग्रेजी में करेंगे, अगर हमें नरेशन की जानकारी नहीं है तो हमसे ऐसा ब्लंडर होगा कि अगर मैं आपको ये ट्रांसलेशन करके दिखाऊं तो वो सारा का सारा कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए तो ट्रांसलेशन बनाते हैं। दशरथ ने राम से कहा, दशरथ सेड टू राम, और कहा के बाद कि तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारा पिता हूं। दशरथ सेड टू राम दैट तुम मेरे पुत्र हो, दैट यू आर माई सन। दशरथ सेड टू राम दैट यू आर माई सन, तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। और एंड मैं, आई एम योर फादर। दशरथ सेड टू राम that you are my son and I am your father। अगर नरेशन की जानकारी नहीं है तो निश्चित रूप से हम फ्री होकर यह ट्रांसलेशन इस तरह बनाएंगे, ट्रांसलेट इस सेंटेंस का इस तरह कर देंगे। हालांकि हिंदी में इस वाक्य में कहीं कोई अशुद्धि नहीं है, कहीं कोई त्रुटि नहीं है व्याकरणगत, लेकिन अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट इसको एग्जैक्टली उसी तरह कर दें तो आप जानिए कि यह बहुत बड़ा ब्लंडर है। अब मैं बता दूं आपको कि दशरथ और राम की बात अब यहाँ कुछ नहीं रह गई। इंग्लिश में यह जो यू आ रहा है और यह जो आई आ रहा है या माई आ रहा है, योर आ रहा है, ये सारा कुछ किसके लिए आ रहा है? आई और माई जब भी आएगा, ऐसी चीज़ें जब भी आएगी तो जो बोलने वाले लोग हैं उसके लिए आएगा या लिखने वाले लोग हैं उनके लिए आएगा। साथ ही यू और यू, ये सब चीज़ें किसके लिए आएगी? जिससे वो बात करेंगे या जिसको वो लिखेंगे। इसीलिए इंग्लिश में क्लियर है। अगर नरेशन के जिस्ट को आप समझते हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, नरेशन आपको क्या कहता है करने के लिए, आप इस यू को ही में चेंज कीजिए। आप यहाँ यू यूज़ नहीं कर सकते हैं इसलिए कि यू सामने वाले के लिए हुआ, आप सामने वाले को कह रहे हैं यू। अब आर जो है ही के हिसाब से यह इज़ होना चाहिए, लेकिन यह भी बात है अगर रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में रहे तो आप यहाँ प्रेजेंट का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फिर इज़ को भी हमें चेंज करना होगा और चेंज करके इज़ को क्या करेंगे तो वाज करेंगे, वाच माय। अब ये जो माय है आप ये जान लें यह किसके लिए आया है?
दशरथ के लिए आया है, यानी वो भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर ही है, तो इसको आपको चेंज करना होगा हिज में। और फिर यह जो आई आ रहा है, यह भी फिर किसके लिए आ रहा है, फिर दशरथ के लिए ही आ रहा है। तो यहाँ भी आपको क्या करना होगा, आई की जगह ही यूज़ करना होगा। और फिर इस एम की जगह जो आपको यूज़ करना है इज़, तो फिर जिस तरह यहाँ इसका वाज हुआ था रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में होने की वजह से, तो यहाँ भी आपको क्या करना होगा, वाज। और योर, जिस तरह यहाँ माय चेंज होकर हिज हुआ, यहाँ योर भी चेंज होगा, इसलिए कि योर तो बस सामने वाले के लिए आएगा, यहाँ तो बात दशरथ और राम की है, इसीलिए वो हम दोनों में से ना बोलने वाले और ना ही जिससे बात की जाती है उनमें से कोई नहीं, ये दोनों आदमी तो अलग हैं। तो फिर यहाँ क्या करना होगा आपको, इसकी जगह क्या यूज़ करना होगा, हिज। अब देख लीजिए, दशरथ सेड टू राम दैट ही वाज हिज सन एंड ही वाज हिज फादर। अब आपको लगेगा एक तरह से कि दशरथ सेड टू राम दैट ही वाज हिज सन एंड ही वाज हिज फादर, ये क्लियर नहीं है। तो आपको शायद लगे कि यह क्लियर नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है, जानने वाले लोग इसको समझ लेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं इंटरमीडिएट के और आपके सामने ये मतलब ट्रांसलेशन के लिए यह सेंटेंस आता है कि ट्रांसलेट करना है इसका, तो आप इस तरह कर देंगे तो बिल्कुल आप टेंशन नहीं ले, वो बिल्कुल करेक्ट है और आपको इसका पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्लियर करना इसको चाहें तो हमने यहाँ जो जगह छोड़ी हुई है तो ये पर्पसली छोड़ी हुई है, ये ही और इसके बीच में जो वाज के बीच में जो इतना गैप हमने छोड़ा था, तो उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए। तो यह ही किसके लिए आया है, तो यह ही राम के लिए आया है। तो आप पोस्ट में यह क्लियर करने की कोशिश मतलब इस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं कि यह ही राम वाज हिज। और यह हिज किसके लिए आया है, तो यह माई था यहाँ पर, तो यहाँ दशरथ हिज मीन्स दशरथ जी के, हिज सन। एंड यह ही किसके लिए आया है, दशरथ के लिए, तो दशरथ। यहाँ क्या है, हिज मतलब उसका यानी दशरथ का, और यहाँ ही मतलब कौन, वह यानी दशरथ। ही वाज हिज तो यानी किसका, राम का। तो यहाँ फिर क्या लिख दें, राम से। अगर आप इसको ज़्यादा क्लियर करना चाहें तो आप इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही सेड टू राम दैट ही वाज हिज सन एंड ही वाज हिज फादर। ये इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन है। अगर नरेशन का जिस्ट आपकी समझ में नहीं है, नरेशन की जानकारी आपको अच्छी तरह नहीं है, नरेशन के मर्म को आपने नहीं समझा है, तो आप क्या बनाएंगे, दशरथ सेड टू राम दैट यू आर माई सन एंड आई एम योर फादर। अब ज़रा आप सोचिए, अगर आपके एग्ज़ाम में यह ट्रांसलेशन आता है और आपने अगर ऐसा ट्रांसलेशन बना दिया, तो ज़रा अंदाज़ा कीजिए एग्जामिनर जिनके सामने आपकी कॉपी जाएगी वो आप पर गुस्साएंगे या कि उन्हें हंसी आएगी। ज़रा डिसाइड कीजिए। आप कह रहे हैं उनको कि यू आर माई सन, यानी एग्जामिनर को आप क्या कह रहे हैं, अब आप सोच सकते हैं। तो इसी तरह आप अगर चाहते हैं कि ऐसा ब्लंडर आपसे नहीं हो, ऐसी गलती आपसे नहीं हो, आप चाहते हैं कि आप किसी के लिए लाफिंग स्टॉक नहीं बने या फिर आप पर किसी को गुस्सा नहीं आए, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि अब आप मान लिए होंगे कि नरेशन को सीखना ही सीखना है। और नरेशन को सीखे बिना अंग्रेज़ी अगर आप बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसमें कभी भी आपसे ऐसी गलती हो सकती है, ऐसा ब्लंडर हो सकता है। आपको पता होगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं इंटरमीडिएट के और अंग्रेज़ी की परीक्षा इस बार आपको देनी है, चाहे आप साइंस के हों या आर्ट्स के हों, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के, तो 3 नरेशन पूछा जाता है आपसे। और मतलब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में भी करने के लिए कहा जाता है, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में भी करने के लिए कहा जाता है। साथ ही किसी भी चीज़ के लिए कुछ न कुछ मतलब रिक्विजिशन होती है। रिक्विजिशन मीन्स कि जो पहले उसकी कुछ शर्त होती है। जैसे अगर मान लीजिए
आपको भिन्न का जोड़ बनाना है, बिल्कुल मतलब विशुद्ध हिंदी में मैं कहता हूँ भिन्न का जोड़ बनाना है, तो आपको पहले उसके लिए क्या आना चाहिए, लघुत्तम आना चाहिए, फिर भाग, गुणा, जोड़, घटाव, ये सब चीज़ आना चाहिए। तो इतनी चीज़ों को जानने के बाद ही आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट जा रहे हैं तो हम इसको भी देखने की कोशिश करें कि उस डेट में हम किस तरह मतलब उस नरेशन को टैकल करें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बदलने में। तो नरेशन को तो हम पढ़ाएंगे ही डिटेल में, अपने मतलब वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे ही, लेकिन यह भी बताएंगे, अगला वीडियो जो हम बताएंगे तो सीधा हम यह मान के चलेंगे कि आप उस सारी रिक्विजिशन को पूरा कर रहे हैं और आप किस तरह एग्जामिनेशन हॉल में जाकर उसको टैकल करेंगे, इसको हम बताने की कोशिश करेंगे और फिर बताएंगे कि नरेशन किस तरह अच्छी तरह सीखना है। तो चलिए और सभी जो चीज़ें हैं, जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं हमारे आपके टेक्स्ट से, तो उसको भी आप देखें हमारे यूट्यूब चैनल पर, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। इसी तरह जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी हमने समरी दी है, उस समरी को भी आप देखिए और कन्फर्म है कि वो क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, तो आप क्यों नहीं उसकी तैयारी अच्छी तरह कर लें अभी और पूरी तरह तैयार होकर एग्जामिनेशन हॉल में जाए। चलिए बेस्ट ऑफ लक, अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, बाय।